बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। आज हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें पहला डिजीज़ है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो सबसे पहले एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 चीज़ें हैं। इसको सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि इकट्ठा 3 चीज़ें हैं उसमें। एक है अनस्टेबल एंजाइना, ये एंजाइना के टाइप है अनस्टेबल एंजाइना। एक है स्टीमी और एक है नॉन स्टीमी। स्टीमी का है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन और नॉन स्टीमी का मतलब है कि नॉन एसटी सिगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये 3 चीज़ों का इकट्ठा जो होती है उस की जो सिंड्रोम होते हैं इसको कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इंक्लूड्स 3 मेजर थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स। उसमें 3 इम्पोर्टेंट थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स है। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड द रिजल्टेड मायोकार्डियल इस्कीमिया। इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और मायोकार्डियल इस्कीमिया है। तो इसमें 3 चीज़ें क्या है, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन स्टीमी और स्टीमी, ये 3 चीज़ें हैं और इसको इकट्ठा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। Acute coronary syndrome when ruptures or erosion of plaques occur in one or more coronary arteries। जब हमारे पास प्लेक क्या आती है या रप्चर आती है एक या एक से ज़्यादा करोनरी आर्टरी में। करोनरी आर्टरी हमारे पास क्या है, वो आर्टरी जो हार्ट से हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हार्ट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वो करोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो उसमें अगर रप्चर या एरोजन या प्लेक्स वगैरह आ जाता है तो उसको कहते हैं acute coronary syndrome। ठीक है, रिजल्टिंग इन फ्लैटनेस एडहेजन, एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन इन क्लॉट फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग मायोकार्डियल ब्लड फ्लो। तो इसकी वजह से क्लॉट फॉर्म होगा और हार्ट तक जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें कमी आ जाएगी। ACS requires prompt evaluation to differentiate non-cardiac pain from cardiac pain, so prompt treatment can be quickly initiated। अगर ये हो जाए तो हमें, अगर पेन आ जाए तो हमें चाहिए कि ये जल्दी से हम डायग्नोस करें और जल्दी से उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्क भी होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और जल्दी हमें मालूम करना है कि ये आर्टरी करोनरी आर्टरी की वजह से है कि नहीं। कम्प्लिकेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इंक्लूड हार्ट फेलियर। इसमें क्या क्या कम्प्लिकेशन हो सकती है, हार्ट फेलियर होती है, मिट्रल वाल इंसफिशिएंसी, कार्डियोजेनिक शॉक, एरिथमियाज एंड डेथ। ये सब क्या है, उसकी कम्प्लिकेशन है। फिर एक और टॉपिक एन्यूरिज्म आयोटिक, ये क्या है। एन्यूरिज्म की मतलब ये है कि बल्जिंग या बल्जिंग ऑफ आर्टरी, और आयोटिक की मतलब है कि आयोटा की। ठीक है, एन आयोटिक एन्यूरिज्म इज लोकलाइज्ड और डिफ्यूज डायलेशन ऑफ द वॉल ऑफ द आयोटा। आयोटा की जो वॉल है वो जब वो डायलेट होती है तो उसको कहते हैं एन्यूरिज्म आयोटिक। पार्टिकुलरली द एब्डामिनल आयोटा बिलो द रीनल आर्टरी, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक क्या होती है, ये एब्डामिनल आयोटा में होती है। ठीक है, और एक और चीज़, ये हमारे पास थोरेसिक में भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके काजेज़ क्या है, काजेज़ ऑफ आयोटिक एन्यूरिज्म इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस की क्या है कि हमारे पास जो आर्टरी है या वेजल है तो क्या होती है, डायले मतलब है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, फिर उसमें फ्लो सही तरीके से नहीं होता। सवियर हाइपरटेंशन, ज़्यादा बीपी इंक्रीज होगा। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जब व्हेन हार्मोनल चेंज अफेक्ट द स्मूथ मसल एंड मीडिया ऑफ द आयोटा। मीडिया एक्सटर्ना जो है वो अफेक्ट करता है और हार्मोन की वजह से उसमें चेंजेस आ सकती है, तो इसकी ये काजेस है। इसमें क्या, अथीरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ट्रामा हो तो बल्जिंग ऑफ आयोटा हो सकती है। कॉन्जिनिटल एबनॉर्मेलिटी, जब बर्थ के टाइम पे जो कॉन्जिनिटल मतलब है कि जब कोई बंदा पैदा हो जाता है और उसमें कोई मसला हो तो उसको कॉन्जिनिटल एबनॉर्मेलिटीज कहती है। इन्फेक्शियस आर्टेराइटिस मतलब है कि एक इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक वगैरह, उसकी वजह से आर्टरी की इन्फेक्शन होती है तो उसको इन्फेक्शियस आर्टेराइटिस। तो इसकी वजह से भी बल्जिंग ऑफ आयोटा हो सकती है, न्यूरिज्म हो सकती है। सिफाइलिस, ये भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है। और मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम हमारे पास क्या है कि जब आयोटिक वाल की इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको मार्फन सिंड्रोम कहती है। ठीक है, when increase aortic wall elasticity is called Marfan syndrome। तो ये सब क्या है, उसके काजेज है, किस चीज़ की काजेज है, एन्यूरिज्म ऑफ आयोटिक।
फिर है साइन इन सिम्टम्स की तरफ आते हैं। तो उसकी साइन सिम्टम्स सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं बता दूँ तो उसको पल्सेशन होगी, एब्डोमिनल पल्सेशन होगी, और इसके साथ साथ एब्डोमिनल आयोटिक ब्रेथ। आयोटिक ब्रेथ क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इर्रेगुलर साउंड आप सुनेंगे स्टिट के ज़रिए जब आप एब्डोमेन में जो साउंड सुनेंगे तो उसको कहते हैं एब्डोमिनल आयोटिक ब्रेथ। तो ये भी होगा। इसके साथ साथ एब्डोमिनल एचिंग, ये सब क्या है? एब्डोमिनल आयोटिक के साइन सिम्टम्स है, ठीक है। इसके साथ डल लोअर बैक पेन, लोअर बैक पेन में डलनेस होगी विद रेडिएशन टू फ्लैंक एंड ग्रोइन। फ्लैंक के मतलब ये कि पीछे की तरफ थोड़ा सा फ्लैंक पेन, हमारे पास जो किडनी स्टोन वगैरह किडनी वाले जो पेन है उसको फ्लैंक पेन भी कहते हैं, ठीक है। और ग्रोइन रीजन मतलब है कि लोअर की तरफ भी ये पेन जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एब्डामिन में है, एब्डामिनल आयोटिक है, तो इसलिए ये प्लैंक और बैक साइड और ग्रोइन रीजन ये उसमें पेन हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अगर हमारे पास जो वेजल है या मतलब ये आयोटा है या ये रप्चर हुआ, ठीक है, आर्टरी रप्चर हुआ, तो इसमें केस में हमारे पास नाज़िया वोमिटिंग होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेन इफेक्ट करता है और इसके साथ नाज़िया वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा वगैरह हमारे पास ये डिस्टर्ब करता है। फिर इट मे प्रोड्यूस सवियर एब्डोमिनल और लोअर बैक पेन विद नाज़िया एंड वोमिटिंग, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा। अब हमारे पास और साइन सिम्टम थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म, ये इससे पहले हमने कौन सी एब्डोमिनल वाली की पढ़ा, अब थोरेसिक वाले की। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म में कास कफ, उसमें कफ हो सकती है, क्योंकि ये सारा हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि थोरेसिक में आते हैं। तो इसके साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर अफेक्ट होगा तो इसमें क्या क्या साइन होगी? कफ होगी, हॉर्सनेस, मतलब ये कि ये हमारे पास साउंड में चेंजिंग होगी वगैरह, और डिफ़िकल्टी जो हमारे पास जो बोलने में भी उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। डायस्पेजिया फ्रॉम प्रेशर ऑन एसोफेगस, तो डिफ़िकल्टी इन ईटिंग इसको कहते हैं डायस्पेजिया, ठीक है। तो ईटिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि हमारे पास थोरेसिक रीजन जो है वो अफेक्ट होता है, इसके साथ एसोफेगस भी अफेक्ट हो सकती है। एब्रप्ट लॉस ऑफ रेडियल एंड फेमोरल पल्सेस, हमारे पास रेडियल और फेमोरल पल्सेस की लॉस होगी। रेडियल पल्स जो है थोरेसिक आयोटिक की वजह से, और फेमोरल पल्सेस जो है ये थोरेसिक की वजह से हो सकती है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड पल्सेस, और दोनों राइट और लेफ्ट कैरोटिड पल्सेस भी, ये सब थोरेसिक आर्टरी की वजह से, ठीक है। एंड डिसेप्निया मतलब हमारे पास डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ट्रैक किया भी इफेक्ट करता है। अगर थोरेसिक रीजन इफेक्ट हुआ तो इसके मतलब है कि एसोफेगस इफेक्ट हुआ, ट्रैकिया इफेक्ट हुआ, तो इसके साथ डायस्पेजिया होगा, डिसेप्निया होगा, और इसके साथ साथ ऊपर भी ब्लड में मसला होगी, रेडियल कैरोटिड पल्स पे भी प्रॉब्लम होगी। और अगर थोरेसिक है तो उसमें लोअर प्रॉब्लम होगी ब्लड सप्लाई में, तो फेमोरल में प्रॉब्लम होगी, फेमोरल में। तो ये सब क्या है? साइन सिम्टम है, ठीक है। इट मे प्रोड्यूस सडन टीयरिंग पेन इन द चेस्ट एंड बैक, और चेस्ट और बैक में पेन हो सकती है। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। एमसीक्यूज में ऐसे आ सकती है कि चेस्ट एंड बैक में अगर पेन हो तो ये कौन सी आर्टरी है? तो ये थोरेसिक है, थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म है। और अगर हमारे पास बैक है, ग्रोइन रीजन है, फ्लैंक पेन है, तो ये कौन सी? तो ये हमारे पास कौन सी आयोटिक एन्यूरिज्म है? तो ये है हमारे पास एब्डोमिनल, ठीक है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डायग्नोसिस पे आ जाए तो उसमें सबसे पहले चेस्ट और एब्डोमेन एक्सरे है। आयोटोग्राफी ऐसी किस्म चीज़ है कि आयोटा की हमारे पास जो फंक्शन है वगैरह वो पेपर पे हम हमें दिखा सकते हैं, तो उसको कहते हैं आयोटोग्राफी। डुप्लेक्स अल्ट्रासोनिक इमेज, तो ये डिक्स उसको भी कहती है, ये डबल मतलब है अल्ट्रासोनिक इमेज शो करती है। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो और इसके साथ एमआरआई। हमारे पास ये एक और एक्सरे वन डायमेंशनल इमेज शो करती है, सीटी स्कैन टू डायमेंशनल, और एमआरआई थ्री डायमेंशनल इमेजेस शो कर सकती है। दीज टेस्ट हेल्प डिटरमाइन द एन्यूरिज्म साइज, लोकेशन एंड शेप। तो ये हमारे पास एन्यूरिज्म साइज, लोकेशन और शेप, ये सब हमारे पास क्या करते हैं? डिटरमाइन कर सकती है इस चीज़ों पे, ठीक है। इसके साथ सीबीसी, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल,
तो अगर हमारे पास इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ है तो सीबीसी के लेवल इंक्रीज़ होगा, और हमारे पास अगर किडनी भी इफेक्ट हो सकती है तो इसमें ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और प्रोटीन लेवल भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की तरफ हम आएंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले डायरेक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देना है, क्योंकि इसमें बीपी इंक्रीज़ होगा। और नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इसलिए हम दे देंगे कि अगर हमारे पास जो हार्ट जो कंट्रैक्शन करता है वो स्लो करे, तो ये तो जो पोर्स जो हार्ट लगाती है तो वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो यही हमारे पास क्या है, इसलिए हम नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक देंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट इफ द एन्यूरिज्म इज क्रॉनिक एंड स्मॉल इन एंटी हाइपरटेंसिव एंड नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक एजेंट में बी प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द पोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ये है मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम आती है सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में इफ द एन्यूरिज्म इज एट रिस्क ऑफ टू रप्चर और काज डैमेज टू अदर ऑर्गन, सर्जिकल रिपेयर में भी रिक्वायर्ड। अगर दूसरे ऑर्गन हमारे पास बॉडी में अफेक्ट कर सकते हैं तो इसमें हम फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करा सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, जो आयोटिक एन्यूरिज्म है वो वगैरह, तो ये हम रिपेयर करेंगे, और ये जो बल्जिंग वगैरह हुआ है तो वो हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे अनस्टेबल एंजाइना, स्टीमी और नॉन स्टीमी, क्योंकि तीन इकट्ठा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है ना, तो इसलिए हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनस्टेबल एंजाइना हमारे पास क्या है, सबसे पहले एंजाइना इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड सेवियरिटी फ्रॉम पेशेंट बेसलाइन। बेसलाइन की हद किसी चीज़ की होती है, उसको बेसलाइन कहते हैं। तो हमारे पास ये एंजाइना है, इसकी फ्रीक्वेंसी और सेवियरिटी पेशेंट में इंक्रीज हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और ये इजीली इंड्यूस होते हैं, मतलब ये कि और बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, 5 to 15 मिनट्स के लिए। उसकी साइन सिम्टम्स, ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि साइन सिम्टम अनस्टेबल एंजाइना स्टीमी और नॉन स्टीमी के तकरीबन एक जैसे हैं। आप देखिए, burning, squeezing, substernal or retrosternal pain spreading across chest may radiate to inside of arm, neck, jaw or shoulder। तो मतलब ये कि ये पेन होगी, बर्निंग होगी, और इसके साथ साथ ये चेस्ट में भी होगी, और इनसाइड द आर्म होगी, नेक में होगी, जाम में होगी, शोल्डर, और ये रेडिएट भी होंगी। ठीक है, डायग्नोज द वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोसिस इज ईसीजी। ईसीजी में भी नॉर्मल और मे शो आइस्कीमिया विद ट्रांजिएंट टी वेव और एस टी सेगमेंट चेंज। तो हमारे पास नॉर्मल भी हो सकती है, या टी और एस टी सेगमेंट में थोड़ा सा चेंजेस आ सकती है। कार्डिक बायोमार्कर जो है हमारे पास सी के एम बी वगैरह, ये सब क्या होंगी, नॉर्मल होगी। तो ये हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस। तो इस डायग्नोसिस में हमने क्या डायग्नोस का, एस टी और टी में थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। अगर हम ट्रीटमेंट में आ जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये एक्सरसाइज के साथ ज़्यादा हो सकती है वगैरह के साथ, काम के साथ, तो हमें रेस्ट करना चाहिए। और दूसरा, हमें उसको नाइट्रेट्स देना है। नाइट्रेट्स का काम क्या है, नाइट्रेट्स का काम हमारे पास ये है कि ये हमारे पास जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हार्ट को करोनरी आर्टरी के ज़रिए। तो नाइट्रेट्स ऐसा काम करता है कि अगर हार्ट के लिए 80% मतलब है कि बहुत ज़्यादा 80% ऑक्सीजन की ज़रूरत, तो ये रिड्यूस कर सकते हैं, उसको 40% की डिमांड मतलब कि चाहते हैं। तो मतलब ये कि ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम करते हैं नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स रिड्यूस माइकोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन, तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हार्ट यूज़ नहीं कर सकता, तो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता, तो इतना हमारे पास प्रॉब्लम नहीं हो सकता। दूसरा, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या है कि ये हमारे पास जो है हार्ट थोड़ा सा उसकी स्पीड वगैरह स्लो करते हैं, तो इसकी वजह वर्कलोड जो है वो कम करता है, तो ये हमारे पास यूज़ कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का अगर हमारे पास करोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो चुका है तो इस केस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना की क्या ट्रीटमेंट, रेस्ट, नाइट्रेट्स, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज कर, बीटा एड्रेनर्जिक और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसकी क्या है, ट्रीटमेंट है। अब हम नर्सिंग कंसिडरेशन की तरफ आती है। तो अगर ड्यूरिंग एक्यूट एंजाइनल एपिसोड मॉनिटर ब्लड प्रेशर हमें मॉनिटर करना है, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ईसीजी देखना है, ईसीजी में एस टी या टी में थोड़ा सा एलिवेशन हो सकती है, चेंजेस आ सकती है। ठीक है, इसके साथ रिकॉर्ड ड्यूरेशन ऑफ पेन, अमाउंट ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर्ड टू रिलीव पेन एंड सिम्टम। तो हमारे पास जो पेन है वो देखना है कि पेन कितना है, किस तरफ जा रहा है, कौन सी तरफ जा रहा है, मेडिसिन के साथ ठीक होते हैं, नाइट्रेट्स क्या काम करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक, ये सब मेडिसिन क्या क्या काम
करते हैं। तो हमें ये देखना है नर्सिंग कंसिडरेशन, और सबसे पहले ज़्यादा फोकस हमें हाइपरटेंशन पे है, बीपी में, बीपी पर फोकस करना चाहिए और ईसीजी पर, ठीक है। इसके साथ और जो हमारे पास पॉसिबल सिम्टम्स है, हमने ये सिम्टम पढ़ा, बर्निंग, स्क्वीजिंग, सबस्टर्नल, रेट्रोस्टर्नल, फेन स्प्रेडिंग, ये वगैरह। इसके साथ और सिम्टम्स क्या है, तो और सिम्टम है पॉसिबल शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, डिजीनेस होगी, नाजिया होगी, पाल्पिटेशन होगी। पाल्पिटेशन हमारे पास जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होगी, टेकिकार्डिया भी उसमें हो सकती है, ठीक है। वीकनेस एंड कोल्ड स्वेट, टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया दोनों हो सकती है, ठीक है। पॉसिबल एसोसिएटेड साइन हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया मोस्ट ऑफन आकर विद फिजिकल एक्टिविटी, ऑफन रिलीव्ड और रेस्ट और नाइट्रेट। तो ये साइन सिम्टम वगैरह है, ये नाइट्रेट या रेस्ट के साथ थोड़ा सा ठीक हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन में और क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन में और हमारे पास ऑक्सीजन टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजन देना है ताकि ऑक्सीजन ब्लड हमारे पास हार्ट तक ज़्यादा हो जाए। इसके साथ साथ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हम इसलिए देंगे ताकि हमारे पास जो करोनरी आर्टरी है इसमें एग्रीगेशन प्लेटलेट्स की ना हो जाए, ताकि आसानी से ब्लड हार्ट तक जा सके, ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये सर्जिकल चीज़ है, सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें है करोनरी एंजियोप्लास्टी टू टर्मिनल स्टेनोसिस। ये सर्जिकली थोड़ा सा उसे इसमें हम करोनरी एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं, ताकि हमें जो स्टेनोसिस है या वगैरह वो मालूम हो जाए, या जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वो पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन है वो हम मालूम कर सके, ठीक है। और आखिर में स्टंट रिप्लेसमेंट ये आखिर ऑप्शन है हमारे पास। इसके साथ हम हमारे पास जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें हम मेडिकेशन जो है वो देंगे, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, इसके साथ साथ कार्डिक एंजाइम की लेवल देखेंगे। लेकिन हमारे पास इस अनस्टेबल एंजाइना में जो कार्डिक एंजाइम है, मतलब CKMB या मायोग्लोबिन वगैरह सब, वो सब नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, अनस्टेबल एंजाइना थी। अब हम पढ़ते हैं नॉन स्टीमी एमआई। नॉन स्टीमी एमआई, एमआई दैट यूजुअली अकर ड्यू टू अकल्जन ऑफ द कोरोनरी वेसल। ये तो है कि कोरोनरी वेसल में क्या है, अकल्जन होते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। और वो ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास कंप्लीट भी हो सकती है, नॉन कंप्लीट भी हो सकती है, मतलब पार्शियल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, नॉन स्टीमी। और इसकी साइन सिम्टम्स क्या है, इसकी साइन सिम्टम है बर्निंग, स्वीजिंग, सबस्टर्नल और रेट्रोस्टर्नल पेन, स्प्रेडिंग अक्रॉस चेस्ट में, रेडिएट टू इनसाइड आर्म, नेक, जा और शोल्डर पेन मोर इंटेंस देन दैट ऑफ एंजाइना। सारी सिम्टम जो है एंजाइना की तरह ही है, लेकिन एक चीज़ उसमें इजाफी है कि ये थोड़ा सा इंटेंस है, मतलब कि शिद्दत ज़्यादा इख्तियार करती है बनिस्बत कौन सी चीज़ की, बनिस्बत हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना की, ठीक है। और इसके साथ साथ और सिम्टम शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, नाजिया, पल्पिटेशन, वीकनेस एंड कोल्ड स्वेट, ये हमारे पास एंजाइना में भी थी। एसोसिएटेड साइन हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये भी सेम अनस्टेबल एंजाइना की तरफ। पेन नॉट रिलीव विद रेस्ट, और ये बात याद रखिए कि हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना जो है वो रेस्ट के साथ जो है वो ठीक हो सकता था, लेकिन ये रेस्ट के साथ ठीक नहीं हो सकेगा। तो ये थोड़ा सा इंटेंस है, रेस्ट के साथ ठीक नहीं हो सकता, और साइन सिम्टम सेम है। डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एंजाइना, एंजाइना से डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक इजाफी चीज़ इसमें ये है कि स्तरीय स्पोर इसमें मौजूद हो सकती है, ठीक है। तो ये थी। इसके साथ हमारे पास जो और चीज़ वो हो ये है डायग्नोस की तरफ। हम अभी डायग्नोस की तरफ आ चुके थे। तो अगर हम डायग्नोस करें तो उसके कार्डिक मार्कर जो है वो पॉजिटिव होंगे, CKMB, मायोग्लोबिन वगैरह। और हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना में वो पॉजिटिव नहीं थी, वो क्या थी, वो निगेटिव थी। ECG शो ST सेगमेंट डिप्रेशन आर में भी नॉर्मल। हमारे पास ST सेगमेंट क्या होगी, डिप्रेशन होगी या नॉर्मल हो सकेंगी। और हमारे पास ST और T प्रॉब्लम हो सकती थी एंजाइना में, अनस्टेबल एंजाइना में, ठीक है। और वह भी नॉर्मल हो सकती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें पॉजिटिव कार्डिक मार्कर है और उसमें जो अनस्टेबल एंजाइना है उसमें मार्कर पॉजिटिव नहीं थी, ठीक है। ECG में हैव ST सेगमेंट एलिवेशन फॉर लेस देन 20 मिनट्स, और ST सेगमेंट एलिवेशन भी हो सकती है 20 मिनट से कम टाइम के लिए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ECG 20 मिनट्स बाद, 25 मिनट्स बाद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसके डायग्नोसिस है। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन टू ऑफ ब्लड।
सबसे पहले ऑक्सीजन देना है ताकि हमारे पास हार्ट तक ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मिले। दूसरी नंबर एस्पिरिन फॉर एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, एस्पिरिन देंगी ताकि हमारे पास एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स ना हो जाए, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना में एस्पिरिन नहीं दे सकती, ठीक है। बीटा एड्रेनर्जिक इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें की इजाफी चीज़ है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हमारे क्या हमारे पास आफ्टर लोड डिक्रीज करता है आफ्टर लोड और प्रीलोड, ठीक है। ये इस चीज़ में रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हार्ट पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए एसीए इनहिबिटर भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आर्टरी है वो क्या है, उसमें कलजन हुआ है, पार्शियल या कंप्लीट है, तो इसलिए। और इसके साथ साथ और ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, नहीं है, बस ये ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन, एस्पिरिन, बीटा एड्रेनर्जिक। एक चीज़ याद रखें कि बीटा एड्रेनर्जिक इसमें भी हम दे सकती है और अनस्टेबल एंजाइना में भी दे सकती है, ठीक है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे देती थी और नाइट्रेट्स भी दे सकती थी, ठीक है। लेकिन इसमें वो ज़्यादा नहीं, लेकिन एसीए इनहिबिटर उसमें दे सकती है, एस्पिरिन दे सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन दोनों में दे सकती है, ठीक है। आखिर में हम जो है हमारा नर्सिंग का काम क्या है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, और इसके साथ साथ एडमिनिस्टर मेडिकेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है, ईसीजी और वाइटल को मेंटेन करना है, देखना है, और इसके साथ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है, और कार्डिक मार्कर भी देखना है, और इसके साथ साथ हमारे पास कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस देखना है, और इसमें अगर कोई चेंजेस आ सके तो हमें जल्दी नोटिफाई करना है हेल्थ जो केयर प्रोवाइडर है उसको, ठीक है, या फिजिशियन वगैरह को। तो ये हमारे पास क्या थी, नॉन स्टीमी। अब हम पढ़ते हैं स्टीमी। एस टी सिगमेंट एलिवेशन माइक्रोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ सकती है करोनरी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करोनरी वेसल। हमारे पास जो नॉन स्टीमी थी उसमें करोनरी या पार्शियली थी, और इसमें क्या है, कंप्लीटली, ठीक है। इसमें साइन सिम्टम्स तकरीबन सेम, बर्निंग, स्क्वीजिंग, सबस्टर्नल और रेट्रोस्टर्नल पेन्स, spreading across chest may radiate to inside of arm, neck, jaw and or shoulder. पेन में भी इंस्टेंट डेट ऑफ एंजाइना, ये भी एंजाइना से उसकी पेन ज़्यादा इंस्टेंट होगी, ठीक है। उसके साथ साथ और एसोसिएटेड सिम्टम शॉर्ट इन ब्रीथ, डिजीनेस, नाजिया, पाल्पिटेशन, वीकनेस एंड कोल्ड स्वीट, सेम साइन सिम्टम है। एसोसिएटेड साइन सिम्टम्स में हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, पेन नॉट रिलीव विद रेस्ट, और S3 एंड S4 में भी प्रेजेंट। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि स्टीमी और नॉन स्टीमी की साइन सिम्टम मुकम्मल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी साइन सिम्टम्स है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है डायग्नोसिस में, तो कार्डियक मार्कर इसमें भी पॉजिटिव होंगी एंड नॉन स्टीमी में भी, ईसीजी में एसटी सिगमेंट एलिवेशन बिल्कुल होंगी, ठीक है। और हमारे पास नॉन स्टीमी में होती थी या नहीं होती, उसमें ज़्यादा, और डिप्रेशन में भी हो सकती थी, ठीक है। एसटी सिगमेंट डिप्रेशन भी नॉन स्टीमी में हो सकती थी, ठीक है। लेकिन इसमें हमेशा एलिवेशन होगी और या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज होंगी, ठीक है, ये ईसीजी में। और एक और चीज़ वो ये है कि वो 20 मिनट बाद जो है ठीक हो सकती थी, लेकिन ये ठीक नहीं हो सकती थी। उसकी ईसीजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक एंड लेट्स एसोसिएटेड विद ऑकल्ट आर्टरी, ठीक है। न्यूक्लियर इमेजिंग स्टडी शो एरिया फॉर इस्कीमिया। और एक और चीज़, अगर आप न्यूक्लियर इमेजेस से देखें तो वो होल जगह क्या होगी, आइस्कीमिक होगी, मतलब जो हार्ट है, जो एरिया होंगे वो कम्प्लीटली, मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी उसको होंगी, ठीक है। ये उसकी क्या है हमारे पास डायग्नोसिस है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन इनटेक इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमारे पास इस्कीमिया हो गया है, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास नॉन एंटीरियो कोटेड एस्पिरिन फॉर एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। नॉन एंटीरियो कोटेड एस्पिरिन हम उसको देंगे, वह भी हम एस्पिरिन दे सकते थे। और इसके साथ फेब्रिनोलाइटिक थेरेपी फॉर एलिजिबल पेशेंट, कि अगर कोई पेशेंट एलिजिबल है उसको फेब्रिनोलाइटिक, ताकि हमारे पास जो कंप्लीटली हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ताकि वो हम ख़त्म करा सके, ठीक है। इसके बाद करोनरी एंजियोप्लास्टी विद परक्यूटेनियस करोनरी इंटरवेंशन। तो इसके बाद हमारे करोनरी एंजियोप्लास्टी और क्या है परक्यूटेनियस करोनरी इंटरवेंशन। तो ये हमारे पास क्या है इसके ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक और एसीए इनहिबिटर, ये दोनों में हम दे सकते हैं, नॉन स्टीमिया में भी और स्टीमिया में भी। और बीटा एड्रेनर्जिक तो हम जो है हो एंजाइना में भी दे सकती है, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, उसके ट्रीटमेंट है। नर्सिंग का क्या करना है, ऑक्सीजन देना है, ईसीजी देखना है, वाइटल साइन देखना है, कार्डिक मार्कर देखना है, वो भी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और अगर फिब्रिनोलाइटिस के है एजेंट हम दे सकते हैं लाइक वारफरीन, हेपरीन वगैरह, तो ये हमें देखना है कि ब्लीडिंग है कि नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस ज़रूर देखना है, स्टीमी और नॉन स्टीमी दोनों में हम कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे ताकि हमारे पास लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो ना आ जाए। वैसे भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसमें होंगी और मसले देखेंगे, साउंड इफेक्ट कैसा हो सकती है, ठीक है। सॉरी पल्मोनरी स्टेटस में हम ये देख सकेंगे। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, मॉनिटर वाइटल साइन, ये तो है मॉनिटर हीमोडायनामिक वेरी लुक फॉर हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, कूल एंड क्लैमी स्किन एंड टेकिपनिया, ये साइन सिम्टम भी देख सकते हैं, ठीक है। टिकिपनिया क्या है, टिकिपनिया हमारे पास जो है मतलब है कि ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होना, नॉर्मल हमारे पास अगर एडल्ट है 12 to 20 जो है उसके नॉर्मल रेट है, अगर 20 से इंक्रीज हुआ तो ये टिकिपनिया है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया हमारे पास 60 से को हमारे पास हार्ट रेट कम हो जाना, कूल एंड क्लेमी स्किन ये तो हो गया। टेकिकार्डिया 100 से पल्स रेट इंक्रीज होना, हाइपोटेंशन बीपी डिक्रीज होना, हमारे पास 90 से बीपी इंक्रीज होना सिस्टोलिक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या ये देखना है। रिड्यूस एंजाइटी बाय एनकरेजिंग द पेशेंट वर्बलाइज कंसर्न बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट देना है, एंजाइटी कम करना है, पेन को कंट्रोल करना है, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्म दोनों मेथड से। और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो उसके पेशेंट और उसके फैमिली दोनों को हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, इसकी जहन साजी करना है, इसको सपोर्ट करना है इमोशनल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास एक्यूट करोनरी सिंड्रोम और आयोटिक फेमोरल एन्यूरिज्म वगैरह ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एन्यूरिज्म फेमोरल एंड पॉप्लिटियल, ठीक है। तो आसानी से मैं आप सब लोगों का कि फेमोरल रीजन और पॉप्लिटियल रीजन में अगर हमारे पास जो आर्टरी है उसकी बल्जिंग हो गया या आउट फाउचिंग हो गया तो उसको क्या गया, एन्यूरिज्म फेमोरल एंड पॉप्लिटियल आर्गन। तो स्लाइड में क्या है, इन फेमोरल एंड पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस occur in the wall medial layer of the femoral and popliteal artery resulting in a dilation of out fouching। तो हो गया ये डिफिनीशन। द एन्यूरिज्म में भी फ्यूजिफॉर्म, ये दो स्ट्रक्चर में होगी, फ्यूजिफॉर्म या सेकुलर। फ्यूजिफॉर्म स्पेंडल शेप होंगे और सेकुलर फाउच लाइक होंगे, ठीक है। तो फ्यूजिफॉर्म एंड सेकुलर ये एन्यूरिज्म हो सकती है, ठीक है। दीज एन्यूरिज्म आर यूजुअली प्रोग्रेसिव इवेंचुअली एंडिंग इन थ्रोम्बोसिस एम्बोलाइजेशन एंड गैंग्रीन। तो ये हमारे पास फिर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, एम्बोलाइजेशन हो सकती है और गैंग्रीन हो सकती है इन रीजन में। तो ये हमारे पास टिक याद रखिए, टिक थ्रोम्बोसिस एम्बोलाइजेशन और गैंग्रीन, ठीक है। इसके काजेस क्या है, तो ऑलरेडी ट्रामा हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, ट्रामा हो सकती है, ठीक है। और कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये हमारे पास पहले हमने कौन सी डिजीज़ पढ़ा, तो हमारे पास एन्यूरिज्म ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमेन। तो यह एन्यूरिज्म ऑफ पॉप्लिटियल और फेमोरल है। तो ये साइंस सिम्टम कॉज जो है ये सेम है, ठीक है। इसके साथ साइंस सिम्टम की तरफ अगर हम आएंगे तो साइंस सिम्टम में हमारे पास पल्सेटिंग मास दैट डिस्टर्ब पेरिफेरल सर्कुलेशन डिस्टल वेट। तो सबसे पहले जो साइंस सिम्टम है वो ये है कि हमारे पास डिस्टल जो ऑर्गन है उसमें हमारे पास जो पल्सेस है वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। दूसरी नंबर पर हमारे पास वहाँ ब्लड सही तरीके से नहीं जाएंगे तो हमारे पास वहाँ क्या होंगी, वहाँ स्वेलिंग होगी, ठीक है। मतलब है कि ब्लड जाएंगे वो वापस नहीं आ सकेंगे, तो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग अगर होगी तो पेन होगी, और पेन होगी तो हमारे पास ये क्या होंगी, वहाँ पे प्रेशर जो है डेवलप होगी और नर्व जो है वो भी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास pulsating mass that disturb peripheral circulation distal to add pain and swelling in the affected extremity groin and or thigh develop because of pressure on adjacent nerve and veins। अदर साइन सिम्टम में affect extremity include skin changes लॉस, स्किन चेंजेस क्यों होंगी, क्योंकि हमारे पास साइनोसिस हो सकती है क्योंकि हमारे पास सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, लॉस ऑफ पल्स होंगी, कलर में चेंज और कोल्डनेस होंगी। कोल्डनेस इसलिए होंगी कि हमारे पास आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज है, ठीक है। तो ये हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास सॉरी आर्टरी में हमारे पास क्या है, बल्जिंग हुआ है, आउट फाउचिंग हुआ है, ठीक है। डिस्टल फिटेशियल हेमोरेज, फिटेशियल हेमोरेज की इसलिए कहते हैं कि हेमोरेज वो कहते हैं कि हमारे पास आर्टरी डैमेज हो सकती है, इसको हेमोरेज कहती है, ठीक है। फिटेशियल मतलब इसकी कलर वगैरह में चेंजेस हो सकती है। फ्रॉम एनी रीजन एम्बोलाई कैन फॉर्म, तो ये हमारे पास भी बन सकती है, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम है। साइन सिम्टम सिंपली अगर याद कर सकते हैं आप,
एन्यूरिज्म में। तो सिंपली मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हुआ है, ठीक है, ब्लॉकेज हुआ है या आर्टरी सॉरी ब्लॉक नहीं लेकिन बल्जिंग हुआ है, तो अगर बल्जिंग हुआ है तो इस पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा, तो हमारे पास वहाँ ब्लड जमा होगा, फिर तो स्वेलिंग होगी, ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से नहीं होंगे और इसके साथ साथ पेन होगी। तो ये हमारे पास क्या है, साइन सिम्टम। और अगर पेन होगी तो फिर हमारे पास जो नर्व है उस पर भी प्रेशर डेवलप होगी और हमारे पास वहाँ जो कोई आर्गन है, एरिया है, तो वो क्या होंगी, कोल्ड होगी। और पल्स जो है वो सही तरीके से हम नहीं देख सकते, हम फाइंड नहीं कर सकते। और अगर हेमोरेज हो गया तो हमारे पास एन्यूरिज्म एम्बोलाई हो सकती है, ठीक है, हमारे पास हेमोरेज हो सकती है, एन्यूरिज्म इन्यूरिज्मल एम्बोलाइसिस, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम है, ठीक है। इसके अब डायग्नोसिस की तरफ अगर हम आएंगे तो एक्सरे से हम ये फाइंड कर सकते हैं और इसके साथ डेक्सा डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी से और सिटी स्कैन से वगैरह से, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आर्टियोग्राफी, हमारे पास जो आर्टरी है उसकी हमें जो है वो फंक्शन जो है उसकी जो वो फीवर में हम दिखाई देंगे, हमें देखने मिलेंगे, तो उसको आर्टियोग्राफी वगैरह कहते हैं। तो इससे हम ये प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस वगैरह जो भी चीज़ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस है उसकी। अगर ट्रीटमेंट की तरफ हम आएंगे तो सबसे पहले सर्जिकल बाईपास है कि जो भी एरिया है वो क्या है, मतलब है क्या ख़राब है, इसमें कोई मसला है, बल्जिंग है, आउटपोचिंग है, तो हम बाईपास करेंगे उससे। तो सर्जिकल बाईपास उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकती है। और ये रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी, जो आर्टरी डैमेज हुआ है उसकी रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। बोथ यूजुअली विद इन ऑटोजीनियस सिफेनिस वेन ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट। ऑटोजीनियस सिफेनिस वेन, ऑटोजीनियस मतलब है कि सेम जीन से, मतलब है कि सेम आर्गन, सेम बंदी से ये हम सिफेनिस जो वेन है वो ग्राफ्ट कर सकते हैं, सिफेनिस वेन यहाँ लगा सकती है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ग्राफ्ट और एंडोवास्कुलर रिपेयर यूजिंग स्टेंट ड्रॉप और वॉल ग्राफ्ट, तो इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंडोवास्कुलर के वास्कुलर में दन्ना, तो इसमें क्या स्टेंट भी ग्राफ्ट कर सकते हैं या वॉल भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेक्रोन और फोली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, पीटीईएफ, ये एमसीक्यूज में बार बार आ सकते हैं कि पीटीईएफ हम किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये फेमोरल और हमारे पास जो पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, पी पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, तो ये ग्राफ्ट भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज नेटिनॉल, ये हमारे पास नेटिनॉल या टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील वगैरह से ये बन सकता है, मतलब बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन है ज़्यादातर सर्जरी पीटीएफ, सर्जिकल बाईपास और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी। ये कौन सी चीज़ के लिए, फेमोरल और एन्यूरिज्म, फेमोरल और पॉप्लिटल एन्यूरिज्म के लिए, ठीक है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में बिफोर करेक्टिव सर्जरी इवालुएट द पेशेंट सर्कुलेशन, अगर हम सर्जरी करा सकते हो पहले सर्कुलेटरी स्टेटस देखना है, मतलब है कि उसमें बीपी देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे वगैरह, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। उसको लोकेशन क्वालिटी फेरेप्रल पल्सेस देखेंगे वगैरह। एडमिनिस्टर प्रोपाइलेटिक एंटीबायोटिक एंटीकोगुलेंट और एंटी प्रोपाइलेटिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, और इसके साथ एंटीकोगुलेंट ताकि हमारे पास ब्लड कोगुलेशन ना हो जाए, ठीक है। डिस्कस एक्सपेक्टेड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर विद द पेशेंट, और हमारे पास जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो भी डिस्कस करेंगे पेशेंट के साथ कि ये हो सकती है, ठीक है, सर्जरी के बाद। एंड रिव्यू द सर्जिकल प्रोसीजर, और ये भी देखेंगे सर्जिकल में क्या होते हैं, सीपी स्वेन हम निकालते हैं या लगाते हैं, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन या करा सकते हैं आर्टरी की, या हमारे पास जो है ग्राफ्टिंग करा सकती है, पीटीएफ यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास और हमारे पास जो है बाईपास करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम उनको बताएंगे, ठीक है। आफ्टर सर्जरी को रिलेट द कंडीशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी विद प्री ऑपरेटिव सर्कुलेटरी असेसमेंट, अगर हमें सर्जरी हुआ हमारे पास तो हमारा जो पल्सेस है वो देखेंगे, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों इवालुएट करेंगे कि क्या मसला तो नहीं आया, ठीक है, सर्जरी में। मेकिंग द साइट एंड द पेशेंट स्किन वेयर पल्सेस आर पल्पेबल टू मेक रिपीटेड चेक्स इजियर, ठीक है। तो ये हम करा सकते हैं। इसके बाद एनाल्जेसिक देंगे पेन के लिए, और कोशिश करेंगे कि पेशेंट जल्द अज जल्द क्या वॉकिंग शुरू करे, ठीक है। लेकिन सॉरी, हम हेल्प द पेशेंट वॉक सून आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट वीनस स्टेसिस, तो हम ये कोशिश करेंगे कि बंदा जो है जल्द अज जल्द क्या करे, वॉकिंग शुरू करे, इसलिए ताकि हमारे पास वेनस स्टेसिस है वो ना रह जाए। वेनस स्टेसिस किस चीज़ को कहते हैं, तो हमने ये साइन सिम्टम्स में पढ़ा कि हमारे पास जो है स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग में हमारे पास मतलब ये कि वेन में हमारे पास जो ब्लड है वो रह जाएंगी,
तो हम कोशिश करेंगे ताकि उस वॉकिंग शुरू करे और जो ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ जाए और वहाँ फिर लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे ताकि जल्दी वो चलना स्टार्ट करे ताकि वेनस स्ट्रेसेस ख़त्म हो जाए, ठीक है? और थ्रोम्बस अगर फॉर्मेशन है तो वो भी ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हम उसको जल्द चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चेक द वेन डोनर साइड फ्रॉम फॉर वार्मथ कलर सेंसेशन एंड पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ से हमने सिफेनस वेन निकाला है वहाँ देखेंगे कि कोई वार्म तो नहीं है, कलर चेंजेस या सेंसेशन पल्सेस क्या है वगैरह, ये सब हमें वहाँ देखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एरिथमियास। एरिथमियास क्या है? हमारे पास जो हार्ट रेट है वो सिंपली हम बता सकते हैं कि 60 to 100 ये नॉर्मल हो सकती है, 72 ज़्यादातर लोग कहते हैं, 70 to 80 बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एरिथमियाज में हमारे पास कभी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा और कभी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, तो इसको एरिथमिया कहती है, ठीक है? तो during a cardiac arrhythmia, abnormal electrical conduction or automaticity changes heart rate and rhythm. Arrhythmia varies in severity from mild and asymptomatic ones to require no treatment, such as sinus arrhythmia. तो हमारे पास उसमें क्या है? अ, सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या ऑटोमेटिसिटी, तो ये हमारे पास हार्ट रेट और रिदम दोनों चेंज कर सकती है, ठीक है? तो ये माइल्ड टू मॉड्यूलेट अगर एसिम्टोमेटिक्स भी हो सकती है उसमें, ठीक है? साइनस एरिथमिया तो उसकी ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है? एन विच हार्ट रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज विद रिस्पायरेशन। तो ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि साइनस एरिथमिया जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज कौन सी चीज़ से हो सकती है? रिस्पायरेशन की वो के साथ हो सकती है, ठीक है? टू कैटास्ट्रोफिक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन विच necessitates immediate resuscitation, और अगर हमारे पास कैटास्ट्रोफिक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तो इसके लिए immediate resuscitation रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एरिथमियाज आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, आर्टीरियल और वेंट्रिकुलर। तो एरिथमिया दो किस्म की होती है, आर्टीरियल हो सकती है और वेंट्रिकुलर हो सकती है। और इससे पहले साइनस एरिथमिया हो सकती है और वेंट्रिकुलर कैटास्ट्रोफिक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। तो साइनस एरिथमिया नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड और हमारे पास कैटास्ट्रोफिक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए इमीडिएट रिससिटेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है? अब हमारे पास आर्टियल और वेंट्रिकुलर एरिथमिया है, देयर इफेक्ट ऑन कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों की कौन सी चीज़ पे इफेक्ट है? कार्डिक आउटपुट पे और ब्लड प्रेशर पे। कार्डियक आउटपुट हमारे पास क्या है? कार्डियक आउटपुट हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। तो जाहिर सी बात है, अगर हार्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है तो उसमें कार्डियक आउटपुट भी इसके इफेक्ट हो सकती है। अगर हार्ट रेट डिक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, और हार्ट रेट अगर इंक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट को क्या होगा? इंक्रीज होगी, ठीक है? पार्शियल इन्फ्लुएंस बाय द साइट ऑफ ऑरिजिन, और साइट ऑफ ऑरिजिन भी डिपेंड करती है कि आर्टिकल है या वेंट्रिकल, डिटरमाइन देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और क्लिनिकल फाइंडिंग से हम फाइंड कर सकते हैं उसकी काजेस क्या है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ ये बात करेंगे कि हमारे पास हार्ट में बहुत ज़्यादा मसला कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, ये हर एक डिजीज़ में हो सकते हैं तकरीबन, ठीक है? डीजेनरेशन ऑफ कंडक्शन सिस्टम, और कंडक्शन सिस्टम में हमारे पास डीजेनरेशन, कंडक्शन सिस्टम हमारे पास क्या है? ये वे तो फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा है कि हमारे पास एस ए नोड से फिर ए वी नोड तक, और ए वी नोड से बंडल ब्रांचेज और वगैरह हार्ट में, तो ये कंडक्शन सिस्टम, तो इसमें भी डीजेनरेशन हो सकती है, ठीक है? फिर ड्रग इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स की वजह से हो सकती है, हार्ट डिजीज़ अगर हार्ट में कोई मसला है, माइक्रोकार्डियल इस्कीमिया, स्ट्रेस, अल्कोहल, ये सब क्या है? उसके काजिज़ है, ठीक है? इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस, सेलुलर हाइपोक्सिया, और इसके साथ साथ अगर एनीमिया है, एनीमिया मतलब डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट कहती है, थायराइड डायस्पेक्शन, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, पल्मोनरी डिजीज, मतलब ये कि इसके काजेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये सब याद रखिए, पल्मोनरी, एड्रीनल, थायराइड, एनोरेक्सिया, बहुत सारे, ठीक है? अब साइन सिम्टम की तरफ, द पेशेंट इज इन विद एनी एरिथमिया मेक एसिम्टोमेटिक और मे रिपोर्ट, एसिम्टोमेटिक हो सकती है और रिपोर्ट भी से एसिम्टोमेटिक। हमारे पास क्या थी? अभी हमने पढ़ा कि दो किस्म की थी, एक जो है एसिम्टोमेटिक थी और दूसरी के लिए कैटास्ट्रोफिक वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन के लिए हमारे पास रिससिटेशन रिक्वायर्ड थी, और दूसरा जो था उसकी उसकी एसिम्टोमेटिक थी, वो थी साइनस एरिथमिया, ठीक है? वो भी हार्ट रेट की मतलब है कि रिस्पायरेशन के साथ इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ठीक है? तो
हमारे पास साइन सिम्टम्स क्या है? पल्पिटेशन, पल्पिटेशन की मतलब ये कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बहुत आसानी से वो पाल्पेट हो सकती है। चेस्ट पेन, डिजीनेस, वीकनेस, फटीग, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, ये मतलब है कि डिजीनेस, लेथार्जी टाइप की किस्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे? डिजीनेस, वीकनेस होंगे, फटीग मतलब है कि बंदा बहुत लेथार्जी फील करेगा। इससे साइन सिम्टम, इसके अलावा और साइन सिम्टम में इरेगुलर हार्ट रिदम, ये तो है। ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ये तो हो गया, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन भी हो सकती है उसमें। सिनकोपी, सिनकोपी इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास अगर बीपी बहुत ज़्यादा कम हुआ और हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज हुई तो उसको कहते हैं सिनकोपी। और सिनकोपी हमारे पास जो बहुत से टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं होती, हमारे पास ज़्यादातर ब्रेन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डैमेज हो सकती है, तो इसको सिनकोपी कहती है, ठीक है। रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस की लेवल भी कम होगी क्योंकि हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिले, तो उसको रिड्यूस से लूसी। तो डायफोरेसिस मतलब है कि स्वेटिंग होगी। तो ये हमारे पास क्या है? साइन सिम्टम है। पैलर, कलर चेंजेस, नाज़िन, वोमिटिंग, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, ये हार्ट में जितनी भी प्रॉब्लम है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, नाज़िन, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। लेफ्ट थ्रेटनिंग एरिथमिया में रिजल्ट इन पल्सलेसनेस, अगर लाइफ थ्रेटनिंग, सॉरी, लाइफ थ्रेटनिंग में हमारे पास पल्सलेसनेस हो सकती है। एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन और नो पाल्पेबल बीपी, बीपी ख़त्म, रिस्पायरेशन ख़त्म, पल्स ख़त्म, तो इट मीन्स इज लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया है, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि लाइफ थ्रेटनिंग में कौन सी तीन चीज़ें हम चीज सकते हैं? पल्स, रिस्पायरेशन और बीपी, तीनों चीज़ें। अब हम आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास बात है पल्स की, तो पल्स चेक करना है। दूसरा हाइपोटेंशन हमने पढ़ा, सिम की भी पढ़ा, तो हमें बीपी भी फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले मतलब एक कार्डिक सबसे चीज़ चेक करना है। इसके साथ हमने ये पढ़ा कि रिस्पायरेशन से थोड़ा लिंक है, तो रिस्पायरेटरी बीट देखेंगे। तो इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? ब्रीथिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एयरवे भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉनिटर द पल्स पर इन इरेगुलर पैटर्न आर इन abnormally rapid or slow rate if the patient is receiving continuous cardiac monitoring observe him or arrhythmia. Assess the patient for sign and symptom of hemodynamic compromise. If the patient is arrhythmia promptly assess his airway, breathing and circulation. Initiate basic life supports. Basic life supports measure indicates until the advanced cardiac life support. BLS और CLS ये हमें चेक करना है, होना चाहिए, ठीक है। measure are available and successful. परफॉर्म defibrillation early for ventricular tachycardia, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है, वेंट्रिकल की वजह से हार्ट रेट ये इंक्रीज हुआ है। हमने पढ़ा कि ये एक अरिकुलर टेकिकार्डिया, एक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया तो इसमें डिफिब्रिलेशन हम डायरेक्ट परफॉर्म करेंगे, सही हो, एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना और कार्डियोवर्जन और पेसमेकर इंजर्शन, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे पास हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल हुआ, मतलब है कि हार्ट रेट रिदम जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, या बहुत ज़्यादा कम है, एरिथमिया है, या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम फिर पेसमेकर लगाएंगे तो ये नॉर्मल कराएंगे। तो इसके लिए हम कार्डियोवर्जन या पेसमेकर जो है इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, ये हमारी नर्सिंग का काम है, ठीक है। Monitor the patient for fluid in electrolyte imbalance and sign of drug toxicity, especially digoxin. डाइजैक्सिन जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी काज करता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी देखेंगे। तो पेशेंट के डाइजैक्सिन ये भी हम देखेंगे, और टॉक्सिसिटी हम ये भी पढ़ा कि ड्रग टॉक्सिसिटी हमारे पास एरिथमिया काज कर सकती है, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि एसिड बेस इम्बेलेंस भी काज कर सकती है। और ये जो भी चीज़ें काज कर सकते हैं तो हमें इसको देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि इनीमिया काज कर सकती है वगैरह, तो ये हम फोकस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन एडिक्वेट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जितने ऑक्सीजन ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड करेंगे। और रिड्यूस द हार्ट वर्कलोड, तो हार्ट वर्कलोड जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से भी यूज़ करके वर्कलोड को कम करा सकते हैं, ठीक है। और हम उसको रेस्ट वगैरह देंगे ताकि उसके हार्ट वर्कलोड फिर डिक्रीज हो सकती है। वाइल केयरफुली मेंटेनिंग मेटाबॉलिक, न्यूरोलॉजिक, रिस्पायरेटरी, हीमोडायनामिक स्टेटस, ये चीज़ें देखें। मेटाबॉलिक क्यों देखेंगे? हमने ये भी पढ़ा कि ये थायराइड की वजह से भी काज हो सकती है, ठीक है। न्यूरोलॉजिक देंगे, न्यूरोवास्कुलर चिकित्सा में हमने 5 चीज़ देखने हैं। फेलर है, पल्सलेसनेस है, फेलर है, फर्स्ट पल्स फेलर,
फेरिस्टीसिया वगैरह, और दो और चीज़ ये हम देखेंगे, ठीक है। रिस्पायरेटरी हीमोडायनामिक्स टेस्ट, रिस्पायरेटरी और हीमोडायनामिक तो ऑलरेडी हम ज़रूर चेक करेंगे। द पेशेंट साइन एंड सिम्टम ऑफ एन एरिथमिया टू रिपोर्ट एंड टीच हिम हाउ टू टेक दिस पल्स। ये हाउ टू टेक इस पल्स, पेशेंट को ये टीच करना कि पल्स कैसे लेना है, ठीक है। और एरिथमिया की साइन सिम्टम भी पेशेंट्स को कहना है कि डायपोरिसिस होती है, काल्मी स्किन मतलब है कोल्ड एंड कैल्मी स्किन हो सकती है, या हार्ट रेट बहुत कम हो सकता है, या हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है। ये साइन सिम्टम सारा जो है हम पेशेंट को बता सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रोसीजर मतलब है कि पेसमेकर लगाना है या कार्डियोवर्जन इंजर्शन करना है, तो उसकी जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। तो ये हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन है। हमारे पास एक और डिजीज आर्टीरियल अकल्जियो डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये कि ये मिलता जुलता है पहले डिजीज की तरफ, लेकिन वो बल्जिंग हुआ था, यहाँ पे ब्लॉकेज होता है, ठीक है। आर्टीरियल अकल्जियो, अकल्जियो मतलब है कि ब्लॉकेज, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हमारे पास आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो उसको कहते हैं आर्टीरियल अकल्जियो डिजीज। Arterial occlusio disease is an obstructive, usually degenerate arterial disease representing left side of arteriosclerosis. हमारे पास arteriosclerosis, that is the most common form of obstructive disease after age 30. Disease simple definition, काजिस क्या हो सकती है, arteritis embolism, thrombus embolism, ये सब क्या है इसकी काजिस हो सकती है। रिस्क फैक्टर क्या है, तो ये बात याद रखिए कि स्मोकिंग वन ऑफ द एडवांस स्टेज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर हमारे पास बीपी ज़्यादा है तो ज़रूर ब्लॉकेज हो सकती है। एडवांस स्टेज अगर एज बहुत ज़्यादा है तो उसमें हमारे पास वेसल की जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो सकती है, तो इसकी वजह से हो सकती है स्मोकिंग। हाइपर लिपिडीमिया मतलब कि लिपिड का लेवल जो है इंक्रीज हो जाना, तो वो हमारे पास जो है ऑब्स्ट्रक्ट करा सकते हैं आर्टरी में। डायबिटिस मिलाइटिस और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, डायबिटिस मिलाइटिस की वजह से और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास एक और चीज़ है, ठीक है। इसमें अगर कोई हेमोरेज या आर्थिरोमा वगैरह, आर्थिरोमा हमारे पास क्या है, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास अगर कोई इंजरी वगैरह आ सकती है तो वहाँ लेफेड आ सकते हैं, और लेफेड आ सकती है, फिर उसके साथ साइटोकाइंस वगैरह वो सब इमीडिएटली मतलब सिक्रीट हो सकते हैं, तो वहाँ एक फ्लैग फॉर्मेशन हो सकती है, और इसको थिरोमा कहते हैं, और ये हमारे पास ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी करा सकती है, और इसकी वजह से हमारे पास आर्टीरियल अकल्सियो डिजीज काज हो सकती है। तो पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, आर्टीरियल अकल्सियो डिजीज आर्थिरोमा पार्शियली और कंप्लीटली occult arteries. The aorta and its major branches, along with the carotid, vertebral, femoral, iliac, and other artery may be involved. तो ये आर्टरीज में इन्वॉल्व है। आर्टरीज इन द लेग्स आर द मोस्ट कॉमनली अफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए कि आर्टीरियल अकल्सियो डिसऑर्डर में कौन सी जो है आर्टरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो लेग्स, ठीक है। दिस disorder produce symptoms when the arteries can no longer provide enough blood to supply oxygen and nutrients, the limb and remove the waste product of the metabolism। तो ये फिर इसके बाद हम आते हैं साइन सिम्टम्स की तरफ। तो साइन सिम्टम्स में हमारे उसके साइन सिम्टम्स में हम पढ़ते हैं, उसके साइन सिम्टम्स हैं एक्यूट आर्टीरियल अकल्जन में प्रोड्यूस द फॉलोइंग फाइव क्लासिक साइन। फाइव क्लासिकल साइंस ये क्या है, ये न्यूरोवास्कुलर चिक्स हमसे हमारे पास पैरालिसिस, पेन, पैरेस्थीसिया, फेलर एंड पल्सलेसनेस, सही। अदर characteristic symptoms of arterial occlusive disease include intermittent claudication and pain in the affected limb that occurs with exercise and relieve with the rest। हमारे पास यहाँ पे जो है ब्लॉकेज है तो ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचता, तो हमारे पास रेस्ट की वजह से वो ठीक होंगी, अगर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो है पेन इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम कैन आल्सो इंड्यूस कूल फीट, तो हमारे पास हैंड और जो फूट है वो कूल होगी, इसलिए कूल होंगी तो आप ये ब्लॉकेज या प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता तो इसकी वजह से वो कूल होंगी। और एक और चीज़ याद रखिए कि उसमें हमारे पास स्वेलिंग भी थोड़ा बहुत हो सकती है, ठीक है। विथ फोर हेयर ग्रोथ, डिफरेंस इन कलर एंड साइज ऑफ द लोअर लेग, और लोअर लेग में हमारे पास कलर और साइज दोनों चेंज भी हो सकती है, ठीक है। अल्टर आर्टीरियल पल्सेशन इन बर्ड्स ओवर द अफेक्टेड एरिया, हमारे पास जो आर्टीरियल जो पल्सेशन है मतलब है कि इन बर्ड्स ओवर द अफेक्टेड एरिया। बर्ड्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास जब स्थित हम ये कोई एरिया पे रखेंगे और वो पल्स मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं इफ नॉर्मल, तो इसको बर्ड्स कहते हैं। तो हमारे पास वह जो आर्टीरियल पल्सेशन है वो क्या होंगी, चेंजेस होंगी, ठीक है, और इसके साथ बर्ड्स भी होंगी। आइस्कीमिक अल्सर हो सकेंगे, बर्निंग सेंसेशन इन फिट एंड लूज टूज, फूट और फीट और टूज में हमारे पास बर्निंग सेंसेशन होंगी, चेंजेस टू नेल और नेल भी चेंजेस हो
ये ठीक है, कलर वगैरह। डिक्रीज और एब्सेंट पल्सेस, और पल्सेस या एब्सेंट होंगी या डिक्रीज होंगी, ये हमारे पास क्या है, साइन सिम्टम्स है। इसके बाद हम आती है डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ। तो आर्टियोग्राफी की मतलब है आर्टी देखना है, डॉपलर आर्ट्रोसोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये तकरीबन सब आर्टरी में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की तरफ आती है। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट एम टू प्रिवेंट सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज, पेशेंट इनकरेज टू स्टॉप स्मोकिंग। सबसे पहले हमारे पास जो है सर्कुलेटरी जो कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास पेशेंट को चाहिए ताकि वो स्मोकिंग स्टॉप करे, ठीक है। दे आर इनकरेज टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की तरफ इनकरेज करना है। ईट अ प्रॉपर डाइट जो है वो ईट करना है। एंड लूज वेट, और वेट जो है वो लॉस करना है अपनी नेसेसरी अगर ज़रूरी हो, ठीक है। दे आर एडवाइज एंड प्रॉपर पोस्चर, और प्रॉपर पोस्चर एडवाइस करना है। डी नीड टू वेयर नॉन कंस्ट्रक्टिव क्लॉथिंग। नॉन कंस्ट्रक्टिव क्लॉथिंग का मतलब है कि फिट क्लॉथिंग जो है वो नहीं दे, मतलब फिट क्लॉथ नहीं चाहिए, ठीक है। मेडिकेशन सच एज पेंटॉक्सीफाइलिन मे बी प्रिस्क्राइब टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज। तो पेंटॉक्सीफाइलिन जो है वो भी हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे इसलिए ताकि ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाए। पेंटॉक्सीफाइलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, ठीक है। ये हाइपरटेंशन में भी हम दे सकते हैं थोड़ा बहुत। हाइपरटेंशन इज कंट्रोल थ्रू ड्रग थेरेपी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हाइपरटेंशन इसमें हो सकती है तो वो भी कंट्रोल करना चाहिए। एंड एंटी लाइफिमिक, हमारे पास लिपिड की वजह से ये हमारे पास एथेरोमा बनता है, ठीक है। तो हमें एंटी लाइफिमिक ड्रग देना है। मे बी नेसेसरी टू लोअर एलिवेटेड cholesterol level. Antiplatelet may also be prescribed along with antihypertensive, antiplatelet, antihypertensive, antilipemic, ये सब मेडिसिन देना है। और पेंटॉक्सीपाइलिन ये मेडिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में भी गिवन टू ट्रीट आर्टरीज थ्रोम्बस, और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी भी दे सकते हैं ताकि आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस ठीक हो सके, ठीक है। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ अगर हम आ जाए तो सर्जरी इज यूज टू करेक्ट द obstruction if the disease progression is rapidly and patient otherwise good health। तो सर्जरी भी सर्जिकल मैनेजमेंट ही, सर्जरी इज यूज टू करेक्ट द obstruction if disease progress rapidly and the patient otherwise in good health। तो अगर सर्जरी करना है तो सबसे पहले पेशेंट की हेल्थ को देखना है कि वो ठीक है कि नहीं है। दूसरा जो है एंजियोप्लास्टी एंड लेज़र थेरेपी में भी परफॉर्म टू एस्टेब्लिश ब्लड फ्लो। एंजियोप्लास्टी और लेज़र थेरेपी भी करना है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाए, री इस्टेब्लिश, मतलब है कि दोबारा बहाल हो जाए। बाईपास क्राफ्टिंग में भी एन आर्टिफिशियल और ऑटोलॉगस क्राफ्ट, बाईपास क्राफ्टिंग भी होना चाहिए। आर्टिफिशियल मतलब है कि बाहर से कोई चीज़, और ऑटोलॉगस सेम बॉडी से कोई चीज़ से पेनिस वेन या कोई और एरिया से आर्टरी वगैरह निकाल के, सॉरी वेन वगैरह निकाल के यहाँ लगाए, ठीक है। Phage grafting replaces damaged segment in the artery with vein phage, ठीक है। फेज ग्राफ्टिंग भी होना चाहिए। एंड एंडार्टेरेक्टमी स्ट्रिप फ्लेक फ्रॉम इनिशियल लीनिंग, एंडार्टेरेक्टमी स्ट्रिप फ्लेक्स भी मतलब है कि अंदर ऐसा यूज़ कर सके ताकि उसकी वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये हमारे पास क्या थी, सर्जिकल मैनेजमेंट की। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ हम आते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टीरियल पल्सेस देंगे फ्रीक्वेंटली। हैव द पेशेंट स्लीप विद द हेड, अगर पेशेंट जो है वो स्लीप करे तो बेड की हेड जो है थोड़ा सा ऊपर स्लाइट एलिवेट करेंगे ताकि परफ्यूजन अच्छी तरीके से हो जाए। और जो एरिया इफेक्टेड है वो मसाज नहीं करना, ठीक है। अवॉइड मसाज इन द इफेक्टेड एरिया, ठीक है। और गर्म कपड़े पहनना चाहिए ताकि हमारे पास जो है वेजल डायलेट हो और इसकी वजह से आसानी से ब्लड फ्लो उसमें हो। वेजल कैसे डायलेट हो, हमारे पास हीट के साथ वेजल डायलेशन होती है, और जब वेजल डायलेशन होती है आसानी से उसमें ब्लड फ्लो होती है, मतलब है कि वेजल इंक्रीज हो जाते हैं। डिस्कस ग्रेजुअल एक्सरसाइज प्रोग्राम, और एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रॉपर डाइट स्किन के लिए चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। असेस द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एंड चीक डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पल्सिस, जो हमारे पास जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है वो अफेक्ट असेस करना है, और डिस्टल और प्रॉक्सिमल पल्सिस जो है वो चेक करना चाहिए। मेंटेन द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट फॉर 12 टू 24 हॉर्स आफ्टर सर्जरी, और पेशेंट को बेड रेस्ट पे 12 टू 24 हॉर्स सर्जरी के बाद जो है वो मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड शार्प फ्लेक्शन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, और शार्प फ्लेक्शन जो हमारे पास पेशेंट को
अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है। असेस फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने क्या एक्सट्रीमिटी चेक करना है, सर्जरी के बाद 12 टू 24 आवर रेस्ट, प्लेक्सियन अवॉइड और इन्फेक्शन की साइन सिम्टम्स देखना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज थी। अब हमारे एक कोरोना ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बर्गर डिजीज, लेकिन शायद ये ज़्यादा हो सकती है, तो बर्गर डिजीज जो है ये हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।